Good morning. Very good morning. Very, very good morning. Radhe Radhe. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Radhe Radhe. Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe. Radhe Radhe. Good morning. Good morning. मंडे की सभी को गुड मॉर्निंग। नए वीक, नया सप्ताह, नई शुरुआत। आ जाओ वेक्टर कैलकुलस पे बात करते हैं। वैसे हमने लास्ट टाइम तक जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में बात की थी। डाइवर्जेंस और कर्ल, और डाइवर्जेंस में भी दो, डाइवर्जेंस और कर्ल में दो खास वेक्टर, जिसका एक का नाम था सोलेनोइडल वेक्टर, जिसे प्रणालिका सदिश कहते हैं। प्रणालिका सदिश वो होता है जिसका डाइवर्जेंस 0 होता है। फिर हमने कर्ल पढ़ा, और कर्ल में भी एक खास वेक्टर पढ़ा जिसे इरोटेशनल वेक्टर या अघूर्णीय सदिश कहते हैं। अघूर्णीय सदिश वह सदिश था जिसका कर्ल 0 आता है। तो ये दो खास वेक्टर है और बड़े प्यारे हैं, और इन पे सवाल पूछे जाते हैं। पसंद है पेपर वालों को, ये पसंद है। कई बार इन पे एक सवाल पूछा जाता है सोलेनोइडल मतलब प्रणालिका सदिश और अघूर्णीय सदिश के ऊपर, कि भाई निम्न में से कौन अघूर्णीय है, निम्न में से कौन प्रणालिका सदिश है। तो इस टाइप का एक सवाल चलता है। तो आज थोड़ा सा और थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और सवाल अभी करेंगे। सवाल अभी बाकी है। अभी थोड़ा सा एक चीज पे और काम करते हैं, जो है सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं, आइडेंटिटी। जैसे हमारे अलजेब्रा में आइडेंटिटीज होती है, सर्व समीकाएं होती है। जैसे हमारे अलजेब्रा में सर्व समीकाएं होती है। सर्व समीकाओं का मतलब वो चीज जो हमेशा समीका है, हमेशा समीका रहती है एक निश्चित परिस्थिति के अंदर। अगर आपने एक परिस्थिति सेट कर दी, फिर आप अपने ए और बी का मान कुछ भी चेंज करिए। जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर, अगर ए और बी नंबर्स है, ए और बी रियल नंबर है, तो ये जो मैं भी लिखने जा रहा हूं, ये बात सदैव सत्य है। तो ऐसी चीज जो हमेशा सत्य हो, हमेशा एल एच एस बराबर आर एच एस हो। यहाँ पे हमेशा को थोड़ा ठीक कर लेना। हमेशा का मतलब है जब भी आप रियल नंबरों में है। हमेशा का अर्थ यहाँ नंबरों से है। जब तक आप रियल नंबरों में हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी का नाम है सर्व समीका। सर्व मतलब सभी नंबरों के लिए, सर्व मतलब सभी, है ना, और समीका मतलब समान रहने वाली। ठीक है, सर्व समीका सबके लिए समान रहने वाली। देखो यहाँ थोड़ा समझने की वाली बात है। कोई सर्व समीका जो है, ए और बी का आप कुछ भी मान रखिए बराबर है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो पर्टिकुलर मान के लिए ही समीका होती है। जैसे ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 3। अब इसे देखो, क्या ये सर्व समीका है? क्या ये सर्व समीका है? नहीं, ये सर्व समीका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे ए और बी के मान के लिए काम नहीं करेगी। अगर मैं ए का मान 1 रख दूं, बी का मान 2 रख दूं, या ए का मान 1 और बी का मान 0 रख दूं, तो हाँ, अगर मैं ए का मान 1 और बी का मान 1 रखता हूं तो ये काम कर रही है। किसी ए और बी को ये एक्सेप्ट कर रही है, किसी को मना कर रही है। यानी ये समीका तो है, समीका तो है, लेकिन सर्व समीका नहीं है। मतलब सारे ए और बी के लिए अप्लाई नहीं हो रही है। समझ रहे हैं? समीका है परंतु सर्व समीका नहीं है। ठीक है ना?
समीका तो है परंतु सर्व समीका नहीं है। समीका को ही हम समीकरण कह देते हैं। ज्यादा हिंदी बोलते हैं तब तो समीका, और जब नॉर्मल हिंदी बोलचाल वाली हिंदी की बात करते हैं तो समीकरण। तो ये समीकरण तो है लेकिन सर्व समीकरण नहीं है। तो वो एक अंतर आ गया। समझ में आ गया दोनों में क्या अंतर है। ऊपर वाली है आप ए बी का मान कुछ भी रखिए, ये हमेशा काम करती है। नीचे वाली जो है ये भी सत्य है लेकिन कभी कभार कुछ ए बी के लिए सत्य है, कुछ ए बी के लिए गलत है। इसका मतलब सबके लिए सत्य तो नहीं है। समीका तो है लेकिन सर्व समीका नहीं है। ठीक है, अब हम इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब हम इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं और कुछ सदिश, जो हमारी सदिश वेक्टर कैलकुलस है, उसकी कुछ सर्व समीकरण बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा कि पहले उद्देश्य क्या है। पहले उद्देश्य को समझिए। जब तक हमें उद्देश्य समझ में नहीं आएगा, जब तक हमें उद्देश्य समझ में नहीं आएगा, जब तक हमें उद्देश्य समझ में नहीं आएगा तब तक हम इन्हें सिर्फ रटते रहेंगे। उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, मोटिव क्या है इसके पीछे, पहले उसको थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। हम कई सर्व समीकरण पढ़ने वाले हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर कुछ परगुण भी पढ़ने वाले हैं। अब क्या है परगुण, पहले इस कारण को समझिए कि परगुण क्या होते हैं और सर्व समीकरण क्या है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वेक्टर यानी सदिश फलन और अदिश फलन, दो प्रकार के फलन है, अदिश फलन सदिश फलन। अब अदिश फलन और सदिश फलन अगर आपस में गुणा में आ जाए, अदिश फलन और सदिश फलन आपस में गुणा करें तो मान लीजिए आपके पास अदिश फलन है और आपके पास सदिश फलन है और ये आपस में गुणा कर रहे हो, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना बात को, पहले कहानी को समझो, फिर समझ में आएगा कि, क्योंकि सर्व समीकरण यूं पढ़ोगे तो वो रटने वाला हो जाएगा एकदम। ठीक है, याद तो करनी ही पड़ेगी, वो तो स्वाभाविक ही है, लेकिन कम से कम एक लॉजिक तो हो कि भाई ये क्यों बनाई गई है। यूं ही मन में आया, हमें परेशान करने के लिए बनाया गया। अगर जब तक कारण नहीं जानोगे तो ज्यादातर बच्चे समझते कि हमें परेशान करने के लिए बनाया गया ताकि हमें तंग किया जा सके, है ना, वरना यही कारण रह जाएगा। नहीं तो ये कारण समझ में आएगा नहीं, आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया, इसके पीछे मोटिव था, इसके पीछे एक सही कारण था। तो मान लीजिए एक अदिश फलन और सदिश फलन आपके पास हो, तो अदिश और सदिश फलन की गुणा करनी है आपकी। तो यहाँ पे कई चीजें संभव है। एक तो ये हो सकता है एक अदिश फलन ले, एक सदिश फलन ले, दोनों की गुणा करें। अब एक अदिश है और एक सदिश है तो नॉर्मल टाइप वाली गुणा होगी, क्योंकि एक अदिश है एक सदिश है। जैसे 2 और ए सदिश में क्या गुणा होगी, 2a। एक तो 2 हो और एक ए हो, ए सदिश हो, तो क्या गुणा होगी, नॉर्मल वाली गुणा, 2a। डॉट गुणा तो नहीं हो सकती, क्योंकि डॉट गुणा या क्रॉस गुणा करने के लिए आपको दोनों सदिश चाहिए। डॉट गुणा या क्रॉस गुणा करने के लिए आपको दोनों सदिश चाहिए। तो यहाँ पे कई संभावनाएं निकल के आती है कि भैया एक तो ऐसे हो सकता है कि यहां से एक अदिश फलन ले लें, मान लीजिए यू ले लिया, ये अदिश है। एक वहां से सदिश ले लें, एक अदिश ले लिया एक सदिश ले लिया, फिर इनकी गुणा कराएं तो जस्ट नॉर्मल वाली गुणा हो जाएगी, है ना, एक नॉर्मल टाइप की गुणा हो जाएगी, यू ए वेक्टर होगी। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है कि दो सदिश हो, ऐसा भी तो हो सकता है दो अदिश हो। अच्छा दो अदिश को ट्राई करते हैं, दो अदिश, ये अदिश, इसके साथ एक अदिश और ले लेते हैं वी, दो अदिश है। अगर दो अदिश गुणा करें तो, दो अदिश गुणा करेंगे तो नॉर्मल वाली गुणा होगी, एक नॉर्मल गुणा, जैसे 2 गुणा 3, एक नॉर्मल गुणा होगी 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 6। और वैसे ही अगर एक अदिश और एक सदिश हो तो भी एक नॉर्मल वाली गुणा होगी, दो सदिश से गुणा हो जाएगा, आई से जे से के से जैसे गुणा होता है वैसे गुणा हो जाएगा। ठीक है, एक संभावना ये भी हो सकती है कि दो सदिश हो, ये भी सदिश हो और ये भी सदिश हो। अब जब दो सदिश होंगे तो इनके बीच में डॉट हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, डॉट या क्रॉस। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है, एक डॉट गुणा की या फिर सदिश गुणा की। बस ये चार ही प्रकार हो सकते हैं। ये ए और बी अचर नहीं है, ए और बी अचर नहीं है, ना यू वी अचर है, ये सब फलन है। यू फलन है, वी फलन है, ए फलन है, बी फलन है, चारों के चारों फलन है। यू फलन है, वी फलन है, ए फलन है, बी फलन है, चारों के चारों ही फलन है। रिपीट कर रहा हूं, यू भी फलन है, वी भी फलन है, ए भी फलन है,
बी भी फलन है, चारों फलन है, कोई अचर वचर नहीं है। कहा जाए तो बात अलग है, फिलहाल तो हम फलनों के तौर पे इनको ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 संभावनाएं हो सकती है कि अदिश से अदिश गुणा कर ले, अदिश सदिश से गुणा कर ले, सदिश सदिश से गुणा कर ले। सदिश सदिश से गुणा करेगा तो 2 प्रकार के गुणा कर सकता है, डॉट और क्रॉस, डॉट और क्रॉस। ठीक है, तो 4 संभावनाएं होगी। 4 संभावनाएं कौन सी होगी? अदिश अदिश, अदिश अदिश, अदिश सदिश। अब आप अदिश सदिश बोलो, सदिश सदिश बोलो, एक ही बात है, वो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, नॉर्मल गुणा है। नॉर्मल गुणा में यू ए करो, ए यू करो, एक ही बात है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर दोनों सदिश हो जाए, हाँ 2 सदिश हो जाए तो डॉट और क्रॉस 2 हो सकती है, तो वो 2 संभावना है, वो खुल गई, तो टोटल 4 होगी। अब इन 4 में भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 4 जो बना रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। अगर ये अदिश है, ये अदिश है, तो जो बना होगा वो अदिश होगा, क्योंकि अदिश अदिश अगर गुणा करेंगे तो अदिश बनाएंगे। ये अदिश बनेगा, ये सदिश बनेगा, क्योंकि ये अदिश है, ये सदिश है, ये सदिश बनाएंगे। ए डॉट बी ये आपका अदिश बनेगा, ए क्रॉस बी ये आपका सदिश बनेगा। सही है, ये बना अदिश, ये बना सदिश, ये बना अदिश, ये बना सदिश, यही बनेंगे। अब हमें याद है कि जो डेल होता है हमारा, डेल डेल अदिशों के साथ तो ग्रेडियंट निकालता है, अदिशों के साथ तो ग्रेडियंट निकालता है। हमारा जो डेल होता है, डेल वो अदिशों के साथ तो ग्रेडियंट निकालता है ना, और सदिशों के साथ डाइवर्जेंस या कर्ल निकालता है। तो ए भाई अदिश है, ए 2 अदिश है, तो इन 2 का सिर्फ ग्रेडियंट निकल सकता है। ये 2 अदिश है, इन दोनों का सिर्फ ग्रेडियंट निकल सकता है। तो एक सर्वसमीका तो हो जाएगी, सर्वसमीका नंबर 1। अब आप नंबरिंग डाल सकते हो, नंबर 1, इन दोनों भाई साहबों का सिर्फ ग्रेडियंट निकलेगा, ग्रेडियंट ऑफ यूवी और ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी। समझ में आया कि इन दोनों का सिर्फ ग्रेडियंट क्यों निकल रहा है? इन दोनों का ग्रेडियंट क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये दोनों अदिश है, अदिशों का सिर्फ ग्रेडियंट निकलता है, अदिशों का सिर्फ ग्रेडियंट निकलता है। तो इनमें से ये 2 अदिश थे इसलिए ग्रेडियंट निकला। अब आगे चलते हैं, ये भाई सदिश है, ये भाई सदिश है, इसका ग्रेडियंट नहीं निकल सकता, इसका या तो डाइवर्जेंस निकलेगा या कर्ल निकलेगा। तो इस पे आ जाओ, नंबर 3, डाइवर्जेंस ऑफ यू ए या कर्ल ऑफ सही है, सही है। देखो, डाइवर्जेंस ऑफ यू ए, अच्छा कर्ल ऑफ यू ए, ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई परेशानी है? ये बात समझ में आ गई कि ये जो है ये सदिश है, और जब कोई सदिश होता है तो उसका ग्रेडियंट नहीं निकलता, फिर उसका या तो डाइवर्जेंस निकलता है या कर्ल निकलता है। अब ये हो चुका, इसकी बारी आ जाए, ये सदिश है, ये सदिश है, तो इसका डाइवर्जेंस निकल सकता है और कर्ल निकल सकता है, लास्ट वाले का डाइवर्जेंस या कर्ल। ये 6 सर्व समीकरण हैं, ए ही सर्व समीकरण है। अब कई बार है ना, ये जानना जरूरी है, देखो ये जानना आपको जरूरी है कि क्यों ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, क्यों कर्ल निकाल रहे हैं, क्यों हर किसी का हर क्यों निकाल रहे हैं हम, हर किसी का हर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, बहुत सोच समझ के निकाल रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है तो बना लो, और अगर आपके पास संभावना है तो बना दो। क्या क्या कर सकते थे? अदिश से अदिश की गुणा कर सकते थे, अदिश सदिश की गुणा कर सकते थे, सदिश को सदिश से गुणा कर सकते थे, वो भी 2 प्रकार से, डॉट और क्रॉस। बस यही तो 4 बनाए। तो 4 के अलावा कोई 5वीं बाकी है तो बताओ, 4 के अलावा कोई 5वीं है तो बताओ। तो मेन चीज, जो भी चीज आप पढ़ते हैं, खासकर गणित की बात, हर चीज के पास अपना एक आधार है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना सिर पैर की है, बस यूं ही है कि बस ठीक है और यही बना दियो, कोई जच्ची मनमाई और बना दियो ना। हर चीज के पीछे जरूर कोई ना कोई आधार है, समझना को तरीका में कुछ कमी है। अगर अपन वो फालतू लाग रही है या गलत लाग रही है तो इसका मतलब है कहीं ना हमारे समझने में कमी है। उन लोगों ने तो बिल्कुल तार्किक रूप से उस चीज को रखा होगा, एकदम तार्किक, और इस तरीके से रखा होगा
कि सारे सवालों का स्पष्टीकरण दिया होगा। तो ये 4 हुए। अब इन चारों में हमने देखा कि भाई ये अदिश है, ये सदिश है, ये अदिश है, ये सदिश है, ठीक है। और फिर ये अदिश हुआ, ये अदिश हुआ, ठीक है, और ये सदिश हुआ और वो सदिश हो गया। अब हम जानते हैं कि अदिशों के साथ सिर्फ ग्रेडियंट निकलता है, अदिशों का सिर्फ ग्रेडियंट निकलता है। तो ये 2 अदिश थे, इनका सिर्फ ग्रेडियंट निकला। और वो सदिश थे, सदिशों का 2 निकलता है, सदिशों का 2 निकलता है, डाइवर्जेंस भी निकलता है और कर्ल भी निकलता है। तो इसका डाइवर्जेंस भी आएगा और कर्ल भी आएगा, इसका डाइवर्जेंस भी आएगा, कर्ल भी आएगा। ये देखो, डाइवर्जेंस कर्ल, डाइवर्जेंस कर्ल, ये सर्वसमीका है, इन्हीं का नाम सर्वसमीका है। अब फिर पढ़ने वाले क्या है, पढ़ने वाले ये हैं कि एक तरीका तो ये हुआ कि आप u और v का गुणा करके ग्रेडियंट निकाल लो। एक क्या कोई फॉर्मूला है हमारे पास, कोई और तरीका भी है। सर्वसमीका में क्या देगी, एक वैकल्पिक विधि देगी। जैसे इसको देखिए, इस सर्वसमीका में एक काम तो आप इधर से कर सकते हो, आप दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर लो, उत्तर वही आएगा। आरएचएस साइड क्या करिए, कोई बात नहीं, अगर आप जोड़ के स्क्वायर नहीं करना चाहें, आज आपका इसका मूड नहीं है, तो आप ये कर लो, आप ए का स्क्वायर कर लो, बी का स्क्वायर कर लो, ए बी को गुणा करके दुगना कर दो, तीनों को जोड़ लो, तो भी ये बराबर आएगा। यानी उसी चीज को निकालने का एक विकल्प और देती है कि ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल लो, दोनों ही बातें एक है। सर्वसमीका आपको एक चीज के 2 रूप देती है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और ऐड कर देते हैं। देखो, इन 4 के लिए, इसके लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए तो आप शुरुआत में ही पढ़ लियो। दोनों अदिश हुए, इसके बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन पहले ही हो चुका। हम पढ़ चुके कि 2 अदिश फलन, 2 अदिश फलन नॉर्मल टाइप का, एकदम नॉर्मल हुआ है, क्योंकि इन्हें पढ़ना जरूरत को नहीं, एकदम नॉर्मल है। कौन सा है ये वो वाला है, देखो, डेल एकदम अवकलन, एकदम सिंपल आ रहा है, u बार है, v को अवकलन, v बार है, u को अवकलन। ये हम पढ़ चुके, ये हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके। और दिखाऊं तो ये रहे, देखो, वो थिएटर पढ़ चुके, आज चीज थिएटर पढ़ चुके। एफ ने 12 छोड़ दो, जी को ग्रेडियंट निकाल ले रहा, बताए भी कि नॉर्मल जैसे अवकलन होता है ये वैसे काम करता है। एफ बाहर, जी का ग्रेडियंट, जी बाहर, एफ का ग्रेडियंट। तो ये चीज तो पढ़ चुके, तो इन तो अलग से एक एक्स्ट्रा का तौर पे ऐड करने दरकार को नहीं, क्योंकि इसका अध्ययन पहले हो चुका है। तो अब सिर्फ 5 पर ही फोकस कर, अब हम सिर्फ इन 5 पर ही फोकस करेंगे। समझ गई ये बात, ये हम अध्ययन कर चुके, इसलिए इसको नहीं करेंगे। ये 5 सर्व समीकरण इनको अध्ययन करेंगे कि भाई क्या आप मुझे कोई विकल्प, देखो एक तो मैंने पहले कह दिया, जो खुद दिख रहा है वैसे का वैसे आप कर सकते हो। ए और जैसे सेकंड को देखो, ए और बी की डॉट गुणा कर लो, डॉट गुणा करके ग्रेडियंट निकाल लो, हो जाएगा। लेकिन क्या मैं यही चाहता हूं कि क्या यही वो तरीका है हल करने का, या कोई और तरीका भी है? क्या इनको सॉल्व करने का मात्र यही तरीका है कि दोनों का जोड़कर स्क्वायर करो, या कुछ और भी हो सकता है? बस मैं दूसरा विकल्प ढूंढ रहा हूँ कि क्या पता कोई और तरीका भी हो जो ये कहे कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसे भी कर सकते हो। अब हमें यही हम सीखने वाले हैं। सर्व समीकरण नंबर आपको, ये सारे सर्वे आगे पीछे हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है ना। ये देखो, ये सारी सर्व समीकरण 5 होगी, सर्व समीकरण नंबर 5 तक है ये, है ना। 5 बे की बे ही है। u और a दोनों वेक्टर है, यू अदिश है, ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर बन गया। वेक्टर बन गया तो ये डाइवर्जेंस और कर्ल 2 बनाएगा। यू अदिश है, वी ए सदिश है, यू अदिश ए सदिश, दोनों मिलकर सदिश बनाएंगे। सदिश या तो डाइवर्जेंस या कर्ल बनाएंगे, क्योंकि सदिश है, सदिश ग्रेडियंट तो बना नहीं सकता, तो या तो ये डाइवर्जेंस बनाएगा या ये कर्ल बनाएगा। तो 2 सर्व समीकरण होगी, एक डाइवर्जेंस की और एक कर्ल की। ऐसे ही आप अगली वाली को देखो, ए क्रॉस बी को देखो, ए क्रॉस बी क्या होगा, सदिश होगा। ए सदिश है, बी सदिश है, ए क्रॉस बी सदिश होगा। सदिश 2 ही निकालेगा, डाइवर्जेंस या कर्ल, डाइवर्जेंस या कर्ल। तो ये हो गया डाइवर्जेंस, ये हो गया कर्ल, ठीक है। इसके बाद में तीसरा ये था कि ए डॉट बी हो जाएगा,
ए डॉट बी अदिश हो जाएगा, अदिश का खाली ग्रेडियंट निकलेगा और कुछ निकलेगा नहीं, तो इसका खाली ग्रेडियंट है। तो ये 5 सरसमिक है। अब याद है जैसे कि 5 कौन सी हुए, वरना तो याद ही कौन रहे कि 5 है कौन सी। तो जब तक थे सार पर नहीं जाशो, जब तक थे गहराई में नहीं जाशो, तब तक बात चीजें अलग सी, जब फालतू 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 हो रही है ना। जैसे क्वांटम फिजिक्स, चलो एक इस पे बात बताई देता हूँ, आइएगा। क्वांटम फिजिक्स को लेके भी ऐसे था, क्वांटम फिजिक्स को लेके ऐसे तो बहुत संघर्ष हुआ। 1905 1910 के बीच का जो टाइम था, जब क्वांटम मैकेनिक्स बाहर आ रही थी, और क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रिडिक्शन थे वो बड़े अजीब अजीब प्रिडिक्शन थे, क्योंकि मानने लायक नहीं थे कि एक कण एक से ज्यादा जगह हो सकता है, सेम टाइम पर एक कण एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है। मतलब यूं मानिए, जैसे मुझे मानिए मैं एक टाइम पर 5 जगह हो सकता हूँ, या 10 जगह हो सकता हूँ, या मैं 15 जगह हो सकता हूँ। तो ये बड़े अजीब प्रिडिक्शन थे, और वो क्वांटम मैकेनिक्स उस बात को प्रिडिक्ट कर रही थी। यही नहीं है, इससे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि एक ही चीज दो फॉर्म में भी हो सकती है। एक चीज सेम टाइम पे दो फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेव फॉर्म में भी हो सकते हैं। जबकि याद रखिए, वेव फॉर्म और प्रैक्टिकल जो पार्टिकल फॉर्म है वो बिल्कुल अपोजिट है। वेव फॉर्म वो है जिसको आप देख नहीं सकते, पार्टिकल फॉर्म है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे, मैं जो बोल रहा हूँ तरंगे निकल रही होगी, लेकिन आप वो नहीं देख सकते, लेकिन आप मुझे देख सकते हैं। मैं कण रूप हूं, तो कण को देखा जा सकता है, तरंग को देखा नहीं जा सकता। और मैं ही तरंग हूं और मैं ही कण हूं। तो बड़े इतने अजीब अजीब, इतने अपस्टर्ड जिसको कहा जाता है, वो टाइप के प्रेडिक्शन थे उसके सारे। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स अच्छा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट भी थी, क्योंकि उसके जो रिजल्ट आ रहे थे वो उन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ले लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब तक आप ड्यूल नेचर पे नहीं जाते हैं तो आप उसको समझा ही नहीं सकते। बिना ड्यूल नेचर के आप उसको समझा ही नहीं सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ना तो वेव से समझाया जा सकता है, ना पार्टिकल से समझाया जा सकता है। ना वेव उस पर काम करती है, ना पार्टिकल उस पर काम करते हैं। उसमें वेव भी चाहिए और पार्टिकल भी चाहिए, दोनों फॉर्म चाहिए। तो ड्यूल नेचर लिए बिना वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा। तो बहुत सारे और भी चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, तो सब अजीब थे। सबको लगा हो क्या रहा है। तो जो कुछ ग्रुप बन जाते हैं, जब आप कोई नई घटना घटित होती है तो ग्रुप बन जाते हैं। एक लोग इस साइड में हो गए, एक लोग पक्ष प्रतिपक्ष विपक्ष जो तैयार हो जाता है वो अपने आप तैयार हो जाता है। कुछ लोग क्वांटम मैकेनिक्स के विरोध में थे, जिसमें से एक अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। अल्बर्ट आइंस्टीन इस बात को विरोध में थे कि हम इस थ्योरी को यूं एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इतना बेहियातपन, जिसको वो कहते थे कि गॉड डज नॉट प्ले डाइज, भगवान जो है वो डाइज नहीं खेलता, भगवान पासे नहीं फेंकता। भगवान को तो सब पता होता है, ईश्वर को तो सब पता होता है, वो कोई पासे नहीं फेंकेगा। ऐसे नहीं करेगा कि चलो इस आदमी को उठाना है, पासे फेंकता हूं, अगर सम संख्या आई तो उठा लूंगा, विषम आई तो नहीं। अगर भगवान ही पासे फेंकने लग जाएगा तो इसका मतलब उससे ऊपर फिर कौन है। एक इसको सिंबॉलिक लीजिएगा, आप यूं मत मान लीजिए कि वो भगवान को मानते थे या वो करते थे। धोखो मत खाए वहां चीजों से, क्योंकि मैंने भगवान बहुत सब्जेक्टिव चीज है। जब मैं भी राधे राधे बोलता हूँ या राम राम बोलता हूँ, उसमें बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। बहुत अलग अलग पैमाना है ईश्वर को समझने का, मानने का, करने का। वो वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोचो कि सर बोल रहे हो तो इसका मतलब यही वही राधे राधे। तो बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, और क्लियर नहीं करना चाहता, जैसा है चलने देते। तो वही समझना कि भगवान का गॉड, वो भगवान को मानते थे, ऐसा नहीं था। वो थोड़ा सा अलग तरीके से आप समझ। गॉड का मतलब था कि अगर आप मानते हैं कि सारी चीजों का सोर्स एक है, एक जगह से सारे रूल्स आउट हो रहे हैं, तो फिर वहां भी आप ये मानते हैं कि वहां पे भी कोई डाइस खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, जो आएगा देख लूंगा। तो वो उस बात को लिए, तो एक धर्रा उसका था, दूसरा धर्रा इस बात का था कि नहीं, इसके प्रेडिक्शन सही है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही दल एक बात पे एग्री थे कि कुछ तो फंडामेंटल है, कुछ ऐसा फंडामेंटल है जो स्थिर है, कुछ ऐसा है बेस के अंदर, जो ऊपर से देखने में तो आपको लग रहा है कि रैंडमली कुछ भी हो रहा है। जैसे आप दुनिया में देखिए तो दुनिया में आपको देखेगा अरे यार कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। लेकिन अगर आप तह में जाएं, गहराई में जाएं, बेस में जाएं, तो आपको पता चलेगा कि सर्टेन रूल्स है, फिक्स रूल है, जिनसे सब कुछ हो रहा है। एक सर्टेन रूल है जिसको फॉलो अप हो रहा है। यही एक हकीकत है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी यही माना गया। दोनों ही दलों में, दोनों ही जो लोग पक्ष और विपक्ष में थे, दोनों ने एक बात माना कि ऊपर चाहिए जीवन दिख रहा होगा, अगर ये सत्य थ्योरी है, अगर ये थ्योरी सही है, तो नीचे जब आप जाओगे तो आपको इसमें बेस में आपको सर्टेन रूल्स मिलेंगे, मतलब फिक्स रूल मिलेंगे जिससे सब कुछ हो रहा है। ऊपर ये जादू, जैसे जादूगर को देखिए आप जब जादूगर को देखते हो तो आपको लगता है कि और ये जादू कर रहा है, ये कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो दुनिया से बाहर की है, जबकि वो नहीं है। आप जब उसके नीचे जाएंगे, पर्दे के पीछे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वो एक सर्टेन रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो यही वो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ऊपर से दिखने में कई बार चीजें कैओस, खलबली जैसी या अजीब सी दिखाई देती है, लेकिन बेस में सबके फिक्स रूल होते हैं, फिक्स रूल।
मैं रूल भी ये नहीं बोल रहा हूँ वेरी रूल नहीं, फिक्स रूल होते हैं, सेट ऑफ फिक्स रूल। जैसे क्रिकेट देखिए, क्रिकेट में कोई इधर शॉट मार रहा है, जिसको क्रिकेट के रूल नहीं पता, उसको लग रहा है कि यार कर क्या रहा है, कोई बॉलर बॉल करा रहा है, कोई बॉलर 7 बॉल भी करवा रहा है, कोई बॉल 8 बॉल भी करवा रहा है, कोई 6 बॉल भी करवा रहा है ना। जिसको रूल पता है उसको पता है कि 8 क्यों करवाई है, 6 क्यों करवाई है ना। जिसको पता है उसको पता है 6 कैसे जुड़ गए, 4 खाते में कैसे जुड़ गए, रन आउट कैसे हो गया या आउट कैसे हो गया, वो वही जान सकता है जिसको गेम के रूल पता हो। अगर आपको टेनिस नहीं खेलना आता और आप टेनिस का गेम देखें तो आपके लिए वो सिर्फ अजीब ही होगा कि कोई इधर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, अचानक ही कोई जीत गया, अचानक ही कोई हार गया। अगर रूल पता होंगे तो आपको पता होगा कि वो एक सिस्टमेटिकली चल रहा है। यही सेम चीज है, हर चीज के फाउंडेशन में कुछ रूल बुक होती है, उसको फॉलो करना होता है। जैसे ये अगर सर्व समीकरणों को हम देखें तो नॉर्मली सर्व समीकरणों को लोग ये मानता है कि यूं ही होती है, बस यूं ही बना दी 5, मन मर्जी आई, किसी के मन में आया 5 बनाने, 5 अच्छी लगी तो 5 बना दी, अगर अच्छा 6 लगता तो 6 बना देता। ठीक है, आ जाओ वापस आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, पिछली बार इसी को ही आधार बना के 2022 में सवाल इसी पे पूछा गया था। 2022 वालों ने यही दिमाग लगाया कि चलो 1 मिनट चाय पी लेते हैं फिर बात करते हैं। इसी से मुझे बात याद आई, चाय पीते पीते किताब दिख गई कि एक किताब थी, ये देखो नेव सेट थ्योरी, दिख रहा है आपको, नेव सेट थ्योरी, छोटी सी किताब है, चौड़ी है, लंबी चौड़ी है, लेकिन पन्ने कम है। तो ये जो किताब है नेव सेट थ्योरी, ये पॉल आर हेलमोस की किताब है। इन्होंने पॉल आर हेलमोस जो है, इन्होंने तय किया, जैसे मैं होता हूँ कई बार मुझे लगता है कि यार एक चीज पे, भाई वही है ना वो समय वाली प्रॉब्लम, वो सब कहते हैं, कई बार आदमी का मन नहीं मानता, राइटर का मन नहीं मानता, यार इसके ऊपर थोड़ा सा काम, इस पे एक क्लास होनी चाहिए पूरी, टॉपिक बहुत छोटा होता है, टॉपिक बहुत छोटा होता है लेकिन गहरा होता है, तो गहरा होता है तो आपका मन करता है यार 1-1.5 घंटे की क्लास तो इस पे होनी चाहिए, कायदा कहते हैं। तो सेट थ्योरी की किताबें बहुत सारी है। इन्होंने किया गया, हेलमोस ने क्या किया, हेलमोस ने क्या कि भाई मुझे सेट को समझाना है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लोगों को सेट, वो जो परिभाषा है कि सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ये कुछ कमी है। इस परिभाषा को, इतने ये जो शब्द है ये इतने क्लियर नहीं है, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह, तो लगा नहीं यार इसको एक्सप्लेन होना चाहिए, इसको बच्चों को पूरा पता लगना चाहिए, जो भी रीडर पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए कि इस इतने से वाक्य में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। ये साधारण दिख रहा है लेकिन आगे जाके ये अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है। तो उन्होंने इसे एक्सप्लेन करने, सिर्फ सेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी किताब लिखी, वो आप देखेंगे तो भर भर के पेज लिखे, और इसमें केवल इसको एक्सप्लेन किया गया कि भाई ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन इतनी आसान नहीं है, ये दिख रही है ना ये लाइन, ये उतनी आसान नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया तब तो बात अलग है, आपने बिलीव ही कर लिया कि भाई ये बात जो कह रहा है वो सच है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात पे भी विश्वास करते हैं कि भैया बाल की खाल उतरनी चाहिए, तो फिर आप इसको जरूर पढ़ोगे। मतलब बाल की भी खाल होती है, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं। तो ये किताब इसलिए थी। ठीक है, जमी बात, आ जाओ फिर, जमी तो आगे बढ़ना। पहली सर्व समीक्षा पे आ जाते हैं, पहली सर्व समीक्षा। अब अन याद करने के अलावा थारकन कोई उपाय को नहीं।
आने याद करनी पड़सी 5 हुए वो बता दी, किया हुए आ बता दी। बाकी आगे व्युत्पत्ति देखनी है तो जाओ फाउंडेशन वाला लेक्चर, बीएससी वाले फाउंडेशन के लेक्चर है उनमें जाइए, उनमें इन सब के प्रूफ करवाए हुए हैं कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरीके से आई। वहां जाके इनके प्रूफ देख सकते हैं। कुछ तो ऐसी है जिनको आराम से प्रूफ किया भी जा सकता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे ये वाली होगी, ये 2-4 होगी, ये बड़ी आसान है, आराम से प्रूफ हो जाती है ना। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कंपटीशन के लिहाज से इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी अगर आपको है, पढ़ना चाहते हैं, तो जाइए बीएससी वाले लेक्चर्स में, फाउंडेशन वालों में, उनमें जाके वेक्टर कैलकुलस को खोलिए, वहां पे सारी की सारी पांचों की पांचों प्रूफ की गई है। ठीक है, तो आ जाओ। अब यहाँ तो हम वो समय नहीं दे सकते। फिर हमारा आ जाता है यू ए वेक्टर डेल डॉट। यू आपका अदिश है, ए आपका सदिश है, तो ये सदिश बन गया, इसलिए आपका डाइवर्जेंस आ रहा है। डाइवर्जेंस भी आएगा और कर्ल भी आएगा, दोनों आएंगे, है ना। और पिछली बार यही किया 2022 वालों ने, 2022 वालों ने यही दिमाग खेला। 2022 वालों ने कोई बड़ा सवाल नहीं पूछा, 2022 वालों ने कहा कि निम्न में से सत्य कौन सा है, मतलब वो सदिश अदिश। अब आपको ये जो बात मैंने भी बताई है, अब ये चीज है, इसका डाइवर्जेंस तो नहीं निकल सकता, इसका डाइवर्जेंस तो नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि ये तो अदिश है, अदिशों का डाइवर्जेंस नहीं निकलता। तो उन्होंने बस यही सवाल पूछा, 4 ऑप्शन दिए और पूछा कि इसमें से कौन सा सत्य है। समझे? जो मैंने भी आपको पढ़ाया है इसी पे सवाल पूछा, ये किताब में नहीं है, ये किताब में नहीं है, ये पढ़ाने में है। कि भाई ये सवाल पूछा कि अब इसका डाइवर्जेंस निकाल दिया, एक ऑप्शन में इसका डाइवर्जेंस निकाल दिया, ऑब्वियसली बात है इसका डाइवर्जेंस नहीं निकलने वाला था। तो इस तरीके से ऑप्शन बना दिए 4, और फिर पता करो कौन। किसी में क्या किया, अदिश की सदिश से डॉट गुणा करा दी। अब अदिश और सदिश डॉट गुणा थोड़ी करते हैं, सदिश सदिश डॉट गुणा करते हैं। किसी ऑप्शन में क्या किया, अदिश को सदिश के साथ डॉट गुणा करा दिया। किसी में ग्रेडियंट को ए के साथ नॉर्मल गुणा करवा दिया, जबकि ए भी सदिश था, ग्रेडियंट भी सदिश था, तो नॉर्मल गुणा कैसे हो सकती है? उनके बीच में या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा। तो ऐसी ऑप्शन में ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर दी, और फिर कहा कि पता करो कि इनमें से सत्य कौन सा है, बारीक बारीक से। अब देखो अभी सदिश है तो सदिश सदिश के काम करेगा ना, सदिश का काम करेगा, अदिश अदिश का काम करेगा। डॉट, डॉट का मतलब जब आप सदिश पढ़ रहे होते हैं, डॉट लगाते हैं, उसका मतलब होता है सदिश गुणन, क्रॉस गुणा, मतलब डॉट गुणा, सॉरी, डॉट गुणा। डॉट लगाया आपने तो डॉट गुणा, यानी डॉट प्रोडक्ट। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा रहे, मतलब सामान्य गुणा, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, नो साइन, मत बस एक दूसरे से सटके हुए हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे से सटके हुए हैं, बीच में ना कोई डॉट है ना कोई क्रॉस है, मतलब नॉर्मल टाइप के गुण है। नॉर्मल प्रोडक्ट। अब आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल, डॉट, क्रॉस। ठीक है, तो देखो जहां पे कोई डॉट नहीं लगा हुआ, डॉट लगा हुआ है मतलब डॉट गुणा। हाँ, तो डॉट लगा हुआ ना, ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है का ये डाइवर्जेंस हो गया। ये डेल है, डेल के साथ डॉट आ रहा है, मीन्स डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस हो गया। तो अगर आपको यू ए वेक्टर, यू अदिश है, ए सदिश है, इनकी नॉर्मल गुणा हुई, नॉर्मल गुणा होने के बाद सदिश बनेगा, सदिश डॉट करेगा या क्रॉस करेगा डेल के साथ, या तो डॉट करेगा मतलब डाइवर्जेंस निकालेगा। अब डाइवर्जेंस डेल के साथ डॉट करता है तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं, डेल के साथ क्रॉस करता है तो उसको कर्ल कहते हैं। तो या तो डाइवर्जेंस करेगा या फिर कर्ल करेगा, मतलब या तो डेल के साथ डॉट करेगा या डेल के साथ क्रॉस करेगा। एक तरीका तो ये हो गया, आप एलएचएस से मान निकाल लो, यू की और ए की नॉर्मल गुणा करके उसका डाइवर्जेंस निकाल लो, एलएचएस से सॉल्व कर लो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हो। ए का डाइवर्जेंस निकाल लो, यू के साथ नॉर्मल गुणा कर दो, फिर ए का ग्रेडियंट निकाल लो, और यू का ग्रेडियंट निकाल लो और ए के साथ डॉट गुणा कर दो, और फिर दोनों को जोड़ दो। ये भी आपका एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि क्या क्या है। ये देखो, ये अदिश है ना, यू अदिश है, अदिश है, पर अदिश के साथ डेल आया हुआ तो ग्रेडियंट है ये ग्रेडियंट है। अगर बीच में डॉट होता, डॉट तब होता जब यू सदिश होता, यू तो अदिश है, तो अदिश ग्रेडियंट बनाते हैं, अदिश डेल के साथ ग्रेडियंट बनाते हैं, और सदिश डॉट या क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? नहीं, ये कुछ है तो गलती है तो हटा दो उसको,
दिमाग लगाओ और गलतियों को हटा दो, दिमाग लगाओ और गलतियों को हटा दो। ठीक है, क्लियर है। आगे आते हैं, अगला ये है डेल क्रॉस यू क्रॉस ए। तो यू का ग्रेडियंट निकाल लो, u का ग्रेडियंट निकाल के a के साथ क्रॉस गुणा कर दो, u को बाहर छोड़ के a के साथ कर्ल निकाल लो और u के साथ नॉर्मल गुणा कर दो। ये दूसरी सर्व समीकरण, सर्व समीकरण नंबर 2। तो दो सर्व समीकरण तो इस बात की होगी u a की, क्योंकि u अदिश था, a सदिश था, बनने वाला सदिश था, बनने वाला सदिश था, तो सदिश बना तो उसने डाइवर्जेंस और कर्ल दो बनाए। और क्या क्या आया वो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहो याद हो जाएगा। वैसे तो कुछ तो नॉर्मल है, कुछ तो भाई इधर सिंपल सा ही है। देखो ए में के यू बार आ गयो नॉर्मल, देखो तो यू बार आ गयो, ए अंदर है गयो, ए अंदर है गयो, तो ए तो सदिश है, ए सदिश है। और सदिश डॉट या क्रॉस करसी तो अठे क्रॉस को तो जिक्र है को नहीं, अठे डॉट ही चाल रहे तो डॉट ही करसी फिर, तो ए के साथ डॉट हो गयो। अगली बार ए बारह रह गयो, अब ए सदिश है, अगर बारह रहसी वो डॉट या क्रॉस में रहसी, तो डॉट, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस की तो बात ही नहीं हो रही, तो डॉट यू, यू क्या था अदिश था, यू अदिश था तो यू डॉट या क्रॉस तो नहीं कर सकता, तो ग्रेडियंट ही बनाएगा, ग्रेडियंट बना दिया। तो यहाँ पे देखो तो अवकलन के नियम भी पूरे हुए हैं, यू बाहर ए का अवकलन, ए बाहर यू का अवकलन, देख लो, है ना। देखो अवकलन मैंने पहले भी समझाया था कि जब आप अवकलन करते हैं तो अवकलन के रूल भी पूरे होते हैं, सदिशों के रूल भी पूरे होते हैं, ना सदिशों को नाराज करते हैं, ना दिशों को नाराज करते हैं, ना ही अवकलन को नाराज करते हैं। तो यहाँ देखो तो यू बाहर ए का अवकलन, ए बाहर यू का अवकलन, ऐसे ही हुआ। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ेगा, ये सदिश है, अब सदिश जब अवकलन करवाने जाता है तो वो या तो डॉट करता है या क्रॉस करता है, तो इस क्वेश्चन में डॉट है, तो इसलिए यू बाहर हुआ, डेल डॉट ए हुआ, ए अवकलन करवाया लेकिन डाइवर्जेंस वाला। फिर यू अदिश था, यू अदिश था तो अदिश ग्रेडियंट करवाता है, तो यू ने ग्रेडियंट अवकलन में ग्रेडियंट करवाया और फिर ए के साथ डॉट बना दिया। अब यू ने डॉट क्यों नहीं किया, क्योंकि यू अदिश है, अदिश डॉट गुणा नहीं करते, यू अदिश है, अदिश डॉट गुणा नहीं करते। फिर यहाँ जो इसमें भी, यहाँ भी देखोगे तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। देखो u का अवकलन हो गया, a बाहर हो गया, फिर u बाहर हो गया, a का अवकलन हो गया। अब a का अवकलन, a सदिश है, अब a सदिश है तो सदिश वैसे नॉर्मल थोड़ी अवकलन करवाएगा, सदिश जब अवकलन करवाएगा डेल के साथ, डेल भी सदिश है, a भी सदिश है, दोनों अवकलन करवाएंगे तो डॉट करवाएंगे या क्रॉस करवाएंगे। क्वेश्चन क्रॉस का है तो ये क्रॉस करवाएंगे, इस बार क्रॉस हुआ। देखो u के साथ पहले u का अवकलन कर दिया, डेल u हो गया, क्रॉस क्रॉस a, u ने अवकलन करवा लिया, a खाली क्रॉस गुणा करेगा। अगली बार a का अवकलन होगा, क्रॉस ए u बार, ठीक है। तो ये दो तो सिंपल सा है, आराम से राजी राजी याद हो जैसी। और एक बाद में ये थोड़ा सा परेशान करे, ये भाई तंग करे दो, ये रोड़ो गल है। ये सर्व समीकरण नंबर 3, 4 और 5, ये तीन सर्व समीकरण बीच में रोड़ो गल है, तो क्या मामलो बिगड़ जाए। इसमें है ए क्रॉस बी का डाइवर्जेंस, ए क्रॉस बी का कर्ल, है ना, कर लिया नहीं। अब ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो इनके क्रॉस गुणा से वेक्टर ही बनेगा, इनकी क्रॉस गुणा से वेक्टर ही बनेगा, और वेक्टर बनेगा तो उसका डाइवर्जेंस होगा या कर्ल होगा, तो ये डाइवर्जेंस होगा और कर्ल होगा, ये डाइवर्जेंस और ये कर्ल। अब ये दिक्कत देते हैं भाई, ये याद कर, और ये माइनस वाला तो सबसे ज्यादा परेशान करता है, ये वाला प्लस वाला दिमाग में प्लस ही रहता है क्योंकि हो रहा है तो प्लस वाला याद रहता है, लेकिन एक्चुअली में होता माइनस है। तो बी डॉट ए के साथ याद रखने में वैसे आसानी है, लेकिन समय समय पे दोहराते रहोगे तो ही याद रहेगा। बी भैया ने डॉट गुणा किया, ए ने क्रॉस किया, फिर बी ने क्रॉस किया, ए ने डॉट किया, और बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, बस छोटा सा है, लेकिन ये माइनस का चिन्ह बाद में भूल जाते हैं कि माइनस था। नीचे वाला उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अब बी ने ए के साथ, बी ने डेल के साथ सिर्फ और सिर्फ डॉट गुणा किया, अवकलन नहीं किया, क्योंकि डेल पीछे है, डेल अगर पीछे है तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉट गुणा करेंगे, अवकलन नहीं करेंगे। फर्क समझिएगा इन दोनों बातों में, डेल डॉट बी और बी डॉट डेल में क्या फर्क है, यहाँ पे ले लेता हूं। जब आप डेल डॉट बी करते हैं यानी ये होता है डाइवर्जेंस,
इस केस में क्या होता है कि जो आपका बी वेक्टर है उस वेक्टर के पहले घटक को b1 को x अवकलन करता है, b2 का y अवकलन करता है और b3 का z अवकलन करता है। लेकिन किंतु अगर आप b डॉट डेल करते हैं, b आगे है डेल पीछे है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉट गुणा करेगा, अवकलन नहीं करेगा, क्योंकि अवकलन तब होता जब b डेल के पीछे होता, क्योंकि अवकलन जिसको भी करवाना है उसको पीछे आना पड़ता है। dy बाई dx के कोई आगे खड़ा है तो उसका अवकलन थोड़ी होगा। अब dy बाई dx के आगे कोई x खड़ा है तो क्या इसका अवकलन होगा? नहीं, अवकलन होता है जो dy बाई dx के पीछे खड़ा हो, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। यहां अवकलन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल गुणा हो रही है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल गुणा हो रही है। ये सिर्फ गुणा होगी और अवकलन वेट कर रहा होगा कि कोई आए और अवकलन करूं। यहाँ पे अवकलन वेटिंग में, इसलिए डेल डॉट बी बराबर नहीं होता, क्योंकि रात दिन का अंतर है डेल डॉट बी में और बी डॉट डेल में। बी डॉट डेल सिर्फ डॉट गुणा कर रहा है, अवकलन नहीं कर रहा। डेल डॉट बी डॉट गुणा भी कर रहा है और अवकलन भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है। तो इसलिए इन दोनों में फर्क है, इस बात का याद रखिएगा। बी डॉट डेल अलग चीज है। बी डॉट डेल में क्या हुआ कि इन दोनों की डॉट गुणा होगी, आई से आई, जे से जे, और अवकलन किसका होगा? ए का। ठीक है, और ये दोनों आपस में डॉट गुणा करके सदिशों को का सत्यानाश कर दिया इन दोनों ने, क्योंकि डॉट गुणा तो होगी, सदिश तो गए, सदिश गए तो सिर्फ अवकलन अवकलन हुआ, मतलब ये सदिश बच गया आपका। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी देखोगे अगले वाले पार्ट में, बी, यहाँ डेल डॉट ए, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ डाइवर्जेंस हो रहा है, डेल डॉट ए डाइवर्जेंस कर लेंगे, बी बच जाएगा। ए डॉट बी डॉट ए तब सेम होते हैं जब आप चीजों को ध्यान से नहीं सुनते। ए डॉट बी और बी डॉट ए तब बराबर होते हैं जब चीजों को आप ध्यान से नहीं सुनते। ध्यान से सुनते हो तो नहीं होगा। याद करो, जब मैंने डाइवर्जेंस बताया था, और नहीं बताया तो आप जाके क्लास को देख सकते हो, पुरानी वाली जो क्लासेस है जो कल ही हुई है, सैटरडे को हुई है, उस क्लास में जाइए और वहां देख के बात करिए कि क्या हमने कल क्या किया था। ये था हमारा ऑप्शन। यहाँ मैंने बताया था, अच्छे से बताया था यहाँ पे कि भाई देखो, हम डेल डॉट एफ कर रहे हैं, यहाँ डॉट गुणा नहीं है, ये कोई डॉट गुणा नहीं है। याद करो, कई बार चीख चीख के कहा था कि डॉट गुणा नहीं है, डॉट गुणा नहीं। डॉट गुणा जैसा है, ये डॉट गुणा जैसा है। डॉट गुणा यहाँ बताएगी कि कौन किसका अवकलन करेगा। यहाँ डॉट सिर्फ एक सिंबॉलिक है, याद हो, सिंबल का मतलब भी बताया था, संकेत का मतलब भी बताया था। 10 एक मिनट खर्च कर ये बात में बताने के लिए कि यहाँ पे सिर्फ डॉट का मतलब ये तय करना है, ये है भैया अवकलन करने वाले। और आगे एग्जाम्पल भी दिया मथा ने, एक गधा को एग्जाम्पल भी दियो, याद है, एक सांड को एग्जाम्पल भी दियो कि सांड का आगे नहीं खड़ा हुआ है, गधा के पीछे नहीं खड़े होना चाहिए। याद आया? बात याद आई? 10-15 मिनट खर्च कर मैं ये बात में थाने समझाया कि डेल डॉट एफ जो है, डेल डॉट एफ, यहाँ पे डॉट का क्या मतलब है यार, ये थोड़ी बहुत याद कि मैं थाने बताया कि डेट, यहाँ जो डॉट लगाया गया है वो गुणा नहीं है। यहाँ डॉट ये तय करेगा कि कौन भैया किसका अवकलन करेगा। ये है अवकलन करने वाला, ये है करवाने वाले। तो कौन किसका अवकलन करेगा, ये डॉट जैसे होता है वो तय कर रहा है कि कौन किसका अवकलन करेगा। जैसे डॉट में आप गुणा करते हैं, आई से आई का, जे से जे का, के से के का। यहाँ डॉट प्रतीकात्मक तरीके से काम कर रहा है कि कौन किसका अवकलन करेगा। ये इधर तो अवकलन करने वाले खड़े हैं, उधर अवकलन करवाने वाले खड़े हैं, और डॉट में जैसा होता है उसी तरीके से, उसी नियम के अंतर्गत हम अवकलन करेंगे। आई का आई अवकलन करेगा, जे का जे अवकलन करेगा, के का के अवकलन करेगा। तो जब ये डॉट गुणा है ही नहीं, तो फिर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए कैसे हो सकता है? और दूसरा, एक और चीज जिसके बारे में हमने और बात की थी कि भैया ये संकारक है, ये कोई संख्या नहीं है।
जब आप a डॉट बी बराबर b डॉट ए बोलते हो, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि a और b दो संख्याएं हैं। a और b दो संख्याएं हैं। अब जब दो संख्याएं हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2 होता है। 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2 होता है। 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2 होता है। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब वो दोनों संख्याएं हो। अगर a और b संख्याएं, क्या यहाँ पर ये दोनों संख्याएं हैं? क्या ये दोनों संख्याएं हैं? या क्या दोनों ये चीज और ये चीज एक ही प्रजाति है? क्या ये दोनों एक ही प्रजाति है? नहीं, ये अलग अलग प्रजातियां। b जो है वो एक फलन है, डेल फलन नहीं है। डेल संकारक है, संकारक ऑपरेटर जो अवकलन करता है। तो ये दोनों अलग अलग प्रजाति हैं। तो यहाँ पे जो डॉट है वो सिर्फ प्रतीकात्मक तरीके से आया है, सिंबॉलिक तरीके से आया है, जिसका मतलब ये होता है जो हमने बताया ऊपर वाला। इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं होते। तो ये हमारा एक और हो गया सर्व समीकरण नंबर 4। अब एक और आ जाते हैं जो है सर्व समीकरण नंबर 5। पांचवी सर्व समीकरण है जब आपके पास a डॉट बी हो और आप उसका ग्रेडियंट निकालें। और ग्रेडियंट के अलावा ऑप्शन भी क्या है आपके पास? ग्रेडियंट के अलावा ऑप्शन भी क्या है? क्योंकि जब आप a डॉट बी कर चुके होते हैं तो आपका अदिश फलन बन चुका होता है। अदिश बन जाएगा तो ग्रेडियंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ग्रेडियंट ही निकलेगा। अब ग्रेडियंट निकलेगा, अब बड़ो सारो निकलोगे, वो देखो अब तो बड़ो। अब ठीक है, याद राख ने सोच लियो। ये 3 अपना परेशान करे। ये 3 फोड़ा गल है। ये 3 सर्व समीकरण लास्ट वाली जो है ना, तीसरी चौथी पांचवी, ये परेशान करे, ये माड़ो काम करे। क्योंकि आंखों फिर रूल थोड़ो अटपटो सही है और पेपर में पूछ भी लेवे, दिक्कत हो रहे। तो आने सही जगह जचाओ, और जचाना काम तो थाने बेरो है ही क्या जचे। तो अंधारे हिसाब से सही जगह देखकर आराम से न रख लीजिए संभाल कर। अब आ जाओ गुण धर्म के ऊपर। देखो गुण धर्म की ओर बात कर। ये गुण धर्म है क्या? गुण धर्म ये है कि मान लो आपके पास एक अदिश फलन है या सदिश फलन है। फिर से वही बात करेंगे, फिर से वही बात करेंगे। इस बार गुणा नहीं करेंगे इनकी, इस बार गुणा नहीं करेंगे, इस बार कुछ और करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सदिश फलन है, एक अदिश फलन। अदिश फलन मान लेता हूं फाई है और सदिश फलन मान लो एफ है। तो जब आपके पास कोई अदिश फलन होगा तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, ग्रेडियंट। इसके अलावा आप इससे कुछ और नहीं निकाल सकते। इससे आप सिर्फ ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपके पास सदिश फलन होगा तो आप दो चीजें निकाल सकते हैं। इससे डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं और आप इसका कर्ल निकाल सकते हैं। मतलब आप इसे डेल डॉट एफ निकाल सकते हैं। ये इसके बाद में ये हो गया डाइवर्जेंस, ये कर्ल। अब इसके बाद में ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो, ये जो हमने निकाला है फाई अदिश था, ग्रेडियंट निकाला, ये तो सदिश बन गया। पहले अदिश था लेकिन ग्रेडियंट निकालने के बाद सदिश बन गया। ये मैंने डाइवर्जेंस निकाला, ये अदिश बन गया और ये सदिश बन गया। अब अदिश सदिश बनने के बाद में फिर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या निकालते हैं। अब मैं अगर दोबारा ये सदिश बन गया, सदिश का मैं क्या निकाल सकता हूं? सदिश का मैं डाइवर्जेंस निकाल सकता हूं, कर्ल निकाल सकता हूं। यानी अब आगे मैं दो चीजें कर सकता हूं इसकी। ये सदिश है इसलिए दो चीज कर सकता हूं, इसका डाइवर्जेंस निकाल सकता हूं, डेल डॉट डेल एफ कर सकता हूं, डेल फाई, डेल क्रॉस डेल फाई कर सकता हूं। सही है, दो चीजें कर सकता हूं मैं इसमें। ये अदिश है। अब अदिश बन गया तो अदिश की मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। अदिश में मेरे पास सिर्फ ग्रेडियंट होता है, तो मैं इसका सिर्फ ग्रेडियंट निकाल सकता हूं। सदिश बन गया तो मैं दो चीजें निकाल सकता हूं, डाइवर्जेंस
बन गई 5 चीजें। इसे कहते हैं परगुण। तो परगुण में आपने क्या किया, परगुण में आपने ये नहीं किया कि अदिश को सदिश से गुणा करूं और फिर मैं कुछ निकालूं, क्या निकल सकता है, उन पे विचार को, इस बार मैंने उन पे विचार नहीं किया। इस बार मैंने सोचा कि एक अदिश फलन है, सदिश फलन है, उसका जो निकल सकता है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कल वो निकालूं, और फिर देखूंगी आगे और क्या निकाल सकता हूं, फिर देखूंगी आगे और क्या निकाल सकता हूं। तो मैं अदिश फलन का सिर्फ ग्रेडियंट निकाल सकता था, सदिश फलन का डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल सकता था। फिर मैंने आगे देखा कि यार जिसका मैंने अदिश फलन था, जिसका मैंने ग्रेडियंट निकाला, वो तो सदिश बन गया, और सदिश बन गया तो अब सदिश बन गया तो उस पर सदिश के नियम लागू हो जाएंगे। अब इसका आगे जाके डाइवर्जेंस और कर्ल हो सकता है। ये सदिश था लेकिन डाइवर्जेंस निकालने के बाद अदिश बन गया, अदिश बनते इसका सिर्फ ग्रेडियंट होगा। ये सदिश था, कर्ल निकाला, ये सदिश बन गया, सदिश बन गया तो इसका डाइवर्जेंस और कर्ल होगा। अब ये आपके बन गए 5 गुणधर्म। अब ये कैसे खुलते हैं, एक तरीका तो ये हो गया जैसा दिया हुआ है वैसा सॉल्व कर लो। फाई लो, ग्रेडियंट निकालो, उसका बाद में उसका डाइवर्जेंस निकालो। ये ऐसे कर सकते हो, फाई लो, उसका ग्रेडियंट निकालो, फिर उसका कर्ल निकाल लो। एक तो हो गया सामने वाला तरीका LHS, एक है RHS। इन्हीं चीजों को एक दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, क्या कोई और तरीका भी है इनको निकालने का, उसके बारे में बात करेंगे। ये है 5 गुणधर्म, जम की बात, इसी का नाम गुणधर्म है। देखो फर्क है, अब जैसे सरस्वती कह रही है कि फाउंडेशन वाले में आपने इसको ज्यादा अच्छे से समझाया है, वहां पे अंतर है। अगर आप वहां पे गौर करेंगे, आप लोगों ने गौर नहीं करते, आप लोग फाउंडेशन वाले लेक्चर में आप गौर करेंगे तो मैंने ये नहीं बताया कि सर्व समीकरण 5 ही क्यों होती है। गौर करिए, जाइए फाउंडेशन वाले लेक्चर को देखिए। फाउंडेशन वाले लेक्चर में मैंने नहीं बताया कि सर्व समीकरण 5 ही क्यों होती है, ना मैंने ये बताया कि गुणधर्म कहाँ से आए हैं। वो क्यों नहीं बताया वहां पे, क्योंकि वहां पे वो महत्व नहीं रखता, वहां पे इतनी डेप्थ की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे बस सर्व समीकरण करवा दो, व्युत्पन्न करवा दो, क्योंकि वो फाउंडेशन पे है। फाउंडेशन जैसे आप 8वीं क्लास के किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो क्या आप उसको ये बताएंगे कि 0 1 से बड़ा क्यों होता है, या 1 0 से बड़ा क्यों होता है, किस लिए होता है, कहां से ये आए, डेडिकेंट कट क्या होता है, रियल नंबर में सघनता क्या होती है, आप उन्हें नहीं समझाएंगे। क्यों नहीं समझाएंगे, आपको पता है 8वीं का बच्चा है, उसे इतना भी नहीं चाहिए, इसलिए आप उसको उतनी डिटेल देंगे जितनी उसकी क्लास के लिए जरूरी है। तो वो जो फाउंडेशन वाले लेक्चर है उसमें देखिए आपको वो डिटेल दी हुई है जो उसके हिसाब से BSc के लिहाज से यानी बेसिक के हिसाब से ठीक है। वहां पे कंपटीशन लेवल नहीं है, गलत मत ले लें, वो कंपटीशन लेवल नहीं है, ये कंपटीशन लेवल है। यहाँ पे आपको व्युत्पत्ति नहीं मिल रही, यहाँ में कोई व्युत्पत्ति नहीं कर रहा, कोई और नहीं कर रहा, क्योंकि ये पेपर के लिहाज से बेकार है, तो वो चीजें नहीं कर रहे। वहां पे वो चीजें की है। वहां पे मैंने वो नहीं बताया कि 5 ही क्यों होती है सर्व समीकरण, मैंने ये भी नहीं बताया कि परगुण 5 ही क्यों होते हैं, क्या होती है सर्व समीकरण, बस इतना सा बता दिया, काम खत्म किया होगा, देख लो। सिर्फ इतना बताया कि सर्व समीकरण क्या होती है, वो समीकरण जो सर्व होती है, सभी के लिए होती है, वो समीकरण सर्व समीकरण कहलाती है। लेकिन क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई, उस पर महत्व नहीं दिया होगा, उस पर फोकस नहीं किया होगा, क्योंकि वो उस लिहाज से था ही नहीं। ये इस लिहाज से कंपटीशन में ये जरूरी है, तो कंपटीशन में हमने चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए वो दोनों, देखो तभी तो कहता ना कि वो दोनों एक दूसरे को पूरक है। कुछ वहां अच्छा है, अगर आपको बेसिक की बातें करनी है, आपको डेरिवेशन देखना है, तो आप वहां जा सकते हैं। अगर आपको कंपटीशन लेवल चाहिए, यहाँ पे डेरिवेशन का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन में आप क्या करेंगे डेरिवेशन का, और क्यों हम टाइम खराब करें, हम सीधा आगे चलेंगे। हाँ कुछ गहराई है तो हम जरूर नापेंगे, वो तो नाप ही रहे, वो चल ही रही है, ये हमने उसमें नहीं नापी, वो यहाँ नाप रहे हैं। तो ये दोनों में आपको फर्क नजर आएगा। अब यहाँ पे ये समझ में आया कि ये 5 क्यों होते हैं, वहां पे आपको कभी ये समझ में नहीं आएगा कि 5 क्यों हुए, वहां आपको ये समझ आएगा कि ये 5 होते हैं, बस याद कर लो। क्योंकि वहां इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि 5 6 या 6 है या 7 है, उनको कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो कंपटीशन के हिसाब से थोड़ी पढ़ रहे हैं कि उन्हें ये पता करना है कि 5 ही क्यों आए, 6 क्यों नहीं आए, 7 क्यों नहीं आए। ठीक है, अब ये देखो, ये पहला गुणधर्म आ जाएगा ग्रेडियंट फाई का। पहले आप ग्रेडियंट फाई का डाइवर्जेंस, ये देखो ग्रेडियंट फाई का डाइवर्जेंस, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद में ये रहा आपका 2 3 4, एक गुणधर्म कट गयोगे, या एक शायद आप पहले पढ़ लियो, ई वजह से को नहीं आयो, एक भाइयों को नहीं आयो, या तो पहले पढ़ लियो आप, जना को नहीं आयो कि भैया तो पढ़ चुके थे कि ये पढ़ चुके में, जैसे इन है। अब इन में कोई खास बात को नहीं, वो जो है वो बेकार हो गयो। अभी मैं के, अब डेल डॉट एफ निकाल लिया, डेल डॉट एफ निकालने के बाद वो अदिश बन गया, और अदिश का डाइवर्जेंस निकाल, इसके लिए क्या रूल है, ये तो हो गया अपने आप में। तो इसको, इसके लिए कोई खास रूल की जरूरत नहीं है। अभी डेल डॉट एफ कर लिया, साधारण हो चुका, 2 गुणा 3 हो चुका, 6 हो गया। अब इसके लिए कोई और तरीके की क्या जरूरत है, इतना सिंपल हो चुका है कि अब और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसको देखो, ये उतना सिंप्लीफाई हो चुका है। डेल डॉट एफ कर लिया,
डेल डॉट एफ करते ही आपने डाइवर्जेंस निकाल लिया, डाइवर्जेंस निकालते ही वो कुछ एक नंबर बन गया होगा, एक समीकरण बन गया होगा, फिर उसका डाइवर्जेंस ग्रेडियंट निकाल लो, तो अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं पढ़ने के लिए। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हटा दिया गया, इसको रखा, इसके लिए कोई रूल की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में ही इतना छोटा है कि अब इसे और किसी और रूल की जरूरत नहीं है। तो इसे परगुण में नहीं रखा गया, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गए 1 2 3 4, ये आपके 4 हो गए, और ये आपका ये वाला आपको कॉमन में आ गया, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट आ गया, देखो ये वाला यहाँ पे, ये है ग्रेडियंट फाई, ये वाला पहला देखो ग्रेडियंट फाई डेल डॉट, फिर डाइवर्जेंस। अगर आप किसी फाई का कोई अदिश फलन है उसका पहले ग्रेडियंट निकाले और ग्रेडियंट निकालने के बाद डाइवर्जेंस निकाले, इससे बेहतर आप कर सकते हैं कि डेल स्क्वायर ले, डेल स्क्वायर को कहते हैं लाप्लास संकारक, डेल्टा स्क्वायर जो है वो लाप्लास संकारक कहलाता है। लाप्लास संकारक का मतलब होता है ये एक्स के साथ 2 बार, ये वेक्टर नहीं होता, एक्स के साथ 2 बार, वाई के साथ 2 बार, जेड के साथ 2 बार, एक्स के साथ 2 बार, वाई के साथ 2 बार, जेड के साथ 2 बार। मतलब जो फाई है, फाई का आप एक्स के साथ 2 बार अवकलन कर दो, फाई का वाई के साथ 2 बार अवकलन कर दो, फाई का जेड के साथ 2 बार अवकलन कर दो, 2 बार अवकलन कर दो, जोड़ दो, इससे वही मान आएगा जो इस साइड से आएगा। इस साइड तो आप अगर एलएचएस से सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले आप ग्रेडियंट फाई निकालो, पहले फाई का ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट निकाल के जो भी है फिर उसका डाइवर्जेंस निकालो। एक तो आप यूं कर सकते हो, एक आप यूं कर सकते हो कि आप फाई का सीधा 2 बार अवकलन करके जोड़ दो, एक्स के साथ 2 बार, वाई के साथ 2 बार, जेड के साथ 2 बार, तो भी ये वही आएगा जो ये था, ठीक है। ऐसे ही अगले पे आते हैं, ये रहा ग्रेडियंट यू का कर्ल, ग्रेडियंट ये रहा ग्रेडियंट का कर्ल, है ना, ग्रेडियंट सदिश बन जाता है, सदिश बनने के बाद कर्ल हो सकता है, ये ग्रेडियंट का कर्ल, ग्रेडियंट का कर्ल 0 आता है। ये 2 रिजल्ट तो बहुत ही आसान हुए कि ग्रेडियंट का कर्ल निकाला तो 0 आता है, ठीक है। और कर्ल का एक और है, कर्ल का डाइवर्जेंस निकालें, कर्ल का डाइवर्जेंस, ये रहा कर्ल और इसका डाइवर्जेंस निकालें, ये वाला रिजल्ट, ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है, ये भी 0 आता है, ये 2 0 आते हैं। किसी के कर्ल का अगर आप डाइवर्जेंस निकालें, एक है ग्रेडियंट का कर्ल निकालें, ये दोनों 0 आते हैं। इससे सारी 2 चीजें तो याद करना में आसान होगी, ये भी 0, ये भी 0, और फिर बच गया आपका चौथे वाला जो है कर्ल का कर्ल, कर्ल का कर्ल, ये देखो ये रहा कर्ल, कर्ल का कर्ल, ये 0, ये 0, ये डेल्टा स्क्वायर फाई हो गया, ये डेल्टा स्क्वायर फाई हो गया, ये 0 हो गया, ये बच गया आपका केवल। और ये मैंने बता ही दिया, ये तो सिंपल हो गया, इसके लिए कोई रूल की जरूरत ही नहीं है, इतना सिंपल हो गया 2 गुणा 3 वाला। अब 2 प्लस 3 को जोड़ने का आपको बहुत सरल तरीका मेरे पास है। क्या सरल तरीका? 2 प्लस 3 5 ही होते हैं, ऐसे ही जुड़ जाएंगे, इसके लिए सरल तरीके की या कोई और तरीके की जरूरत ही नहीं है। तो ये इतना सिंपल हो चुका है, इसलिए कोई रूल में नहीं रखा। ये आ जाते हैं कर्ल का कर्ल, इसका बस थोड़ा सा परेशान करता है, और इस पे सवाल पे भी आते हैं, इस पे सवाल भी आते हैं, क्योंकि इनमें भी एक दिक्कत है, वो माइनस को चिन्ह वो मरा देवे, लोगों ने किया प्लस याद रहे और मन भी याद रहे, लोगों ने क्यों मैं हूं में मन भी वो बार बार माइनस याद कौन देगा, प्लस याद आ जाएगा कि वो प्लस है प्लस है प्लस है, और वो प्लस का चक्कर में बेड़ो गर्भ हो जाए। तो इसमें है कि डेल डॉट ए निकलेगा, पहले डाइवर्जेंस निकलेगा, डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट निकलेगा, ए का डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट, और डेल्टा स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर आएंगे, अब इसको माइनस करेंगे, ये दोनों बराबर आएंगे, ये आपका चौथा हो गया। और रिपीट कर दिया, पांचों की जरूरत नहीं है क्योंकि पांचों ऑलरेडी इतना सिंपल हो चुका है कि अब उससे ज्यादा सिंपल होने की जरूरत इसको नहीं है। तो ये हो गए 5 गुण। तो समझ में आया कि सर्व समीकरण क्या होती है और गुणधर्म क्या होते हैं, सर्व समीकरण क्या होती है और गुणधर्म क्या होते हैं। अगर आप 2 सदिश सदिशों को गुणा करा के फिर ग्रेडियंट या कर्ल निकालने की बात कर रहे हैं तो सर्व समीकरण है। लेकिन आप कहेंगे मैं संकारकों को 2 बार रिपीट करना चाहता हूँ, संकारक रिपीट करना चाहता हूँ, संक्रियाएं
सदिशों को या अदिशों को फलनों को रिपीट नहीं करना चाहता। मैं देखना चाहता हूं अदिश सदिश फलन का संकारक निकालूं, फिर उन संकारकों के आगे क्या संकारक निकल सकते हैं। अगर आप इस चेन में नीचे वाली चेन पे विश्वास करते हैं, इसमें जानना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, गुणधर्म कहलाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अदिश सदिशों की गुणा करूं और फिर संकारक करूं, तो इसको सरल समीकरण कहते हैं। ये सरल समीकरण और ये क्लियर है। ये आगे समझ, ठीक, डन। आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं फिर। चलो ये तो पेज ही खत्म हो गया, बहुत बढ़िया हो। वेक्टर 1 का नाम से इन्हें सेव कर दो। और एक चीज हमेशा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक चीज समझिए, इसका सम्मान करिए। जो सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं वो इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, इतना गहरा है, इतना डीपर है कि इसके बारे में कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो वो पूरे तरीके से नहीं पढ़ा सकता, और खासकर एक बार में तो पूरा पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी गहराई है। जैसे मैंने कहा कि एक टाइम लिमिट हमारे साथ हमेशा रहती है, एक टाइम लिमिट हमेशा। अब आप देखिए जो रिसर्च करते हैं वो एक टॉपिक को पढ़ते हैं, सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ते हैं, और 5-5 साल 6-6 साल 7-7 साल पढ़ते हैं। 5-5 6-6 साल सिर्फ एक सिंगल टॉपिक को, एक छोटे से टॉपिक को, एक इतने बारीक से टॉपिक को लेके वो पढ़ते हैं, और 6-6 7-7 साल पढ़ते हैं। 6-7 साल पढ़ते हैं एक छोटे से टॉपिक को, और तब भी वो कहते हैं ना यार पूरा को नहीं हो, फिर भी पूरा को नहीं हो। तो सोचो कि कितना बड़ा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, कितना वास्ट आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसको एक बार में पूरे तरीके से कवर करना किसी भी हाल में संभव नहीं है ना। लेकिन हम कोशिश ये रहती है कि भी हमारे परीक्षा को देखते हैं और परीक्षा को टारगेट करते हैं कि भी हमारा एग्जाम कहाँ तक का है। वेक्टर कैलकुलस तो अंतहीन है, सदियों सदियों तक भी पढ़ते रहो तो कभी इसके अंत नहीं आएगा। लेकिन हमारा एग्जाम कहाँ तक जाता है, वो कहाँ तक है, हम वहां तक अपने आप को साधने की कोशिश करते हैं कि भाई हम वहां तक साध लें या उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लें, तो कहीं ना कहीं वो छूटे ना, पेपर में अगर कुछ आए तो वो छूटे ना, तो उस हिसाब से अपने आप को बांधने की कोशिश करते हैं। तो वही हमारा टारगेट होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चनों की ट्राई करते हैं। जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उन्हीं पे आते हैं। आ जाओ, 39 क्वेश्चन हो गए, 40। कौन सा क्वेश्चन था, पता नहीं, मुझे याद नहीं। 8 क्वेश्चन, इसमें कोई 8वां क्वेश्चन है? इसकी बात कर रहे हो? मैंने नॉर्मल गुणा नहीं किया ये। हाँ हाँ हाँ, नहीं नॉर्मल गुणा नहीं किया। ये नॉर्मल गुणा कहाँ है? नॉर्मल गुणा कहाँ है? अगर नॉर्मल गुणा होता तो जीरो कैसे आता? ये अगर नॉर्मल गुणा होता तो जीरो कैसे आता? ये देखो इन दोनों की गुणा हुई, ये क्रॉस रहा बीच में, इन दोनों की गुणा हुई, ए क्रॉस ए हुआ, और ए क्रॉस ए हुआ तो जीरो हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि आप सारणिक बना के ही गुणा करो, सारणिक बना के ही गुणा करो। ये गुणा करने का एक तरीका है कि भाई आप सारणिक बना लो, उससे गुणा कर लो। सारणिक ना भी करते हो, जैसे ये अब ये सारणिक नहीं बनाया, ए क्रॉस ए कर रहे हैं जीरो, तो क्या सारणिक बनाए बिना गुणा नहीं हो सकती? सारणिक बनाए बिना भी गुणा हो सकती है। सारणिक बनाकर गुणा करना एक तरीका है, वो गुणा करने का एक तरीका है। जब आप दो सदिशों की क्रॉस गुणा करते हैं तो वो क्रॉस गुणा ही है, उसका एक तरीका है कि भी आपने सारणिक बना ली, आपके पास आई जे के थे, आपने सारणिक बना ली। इसका मतलब ये नहीं कि सारणिक नहीं बना रहे तो आप क्रॉस गुणा नहीं कर रहे। तो देखो अगर हमने क्रॉस गुणा ना की होती, ये नॉर्मल गुणा नहीं है, ये नॉर्मल गुणा नहीं है। कि नॉर्मल गुणा होते तो जीरो कैसे आता? ये देखो ये हो गया माइनस एन कॉस एन टी साइन एन टी, ये ए क्रॉस ए आया। मैंने सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रैकेट खोल रहा हूँ, जिसको कहते हैं बंटनता का नियम।
बंटनता का नियम कहता है कि अगर a प्लस बी आपके पास है, या खाली a वेक्टर मान लो, a वेक्टर है क्रॉस b प्लस सी है, तो मैं इस ब्रैकेट को खोल सकता हूं। सदिशों में भी बंटनता के नियम होते हैं, ब्रैकेट खोलने के नियम होते हैं। a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी, मैंने ब्रैकेट खोले हैं, ये मैंने ब्रैकेट खोले, जिसे बंटनता का नियम कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। मैंने ब्रैकेट खोले, क्रॉस गुणा को अंदर ले गया, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी, तो यहां पे भी मैंने वही किए, मैंने ब्रैकेट खोले, मैं इसको अंदर ले गया, इसके साथ ले गया, तो ये हो गया माइनस एन कॉस एन टी साइन एन टी, इनकी तो नॉर्मल गुणा होगी, क्योंकि ये नॉर्मल संख्याएं हैं। अगर इनके साथ 2 होता, अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, तो ये 2 और 3 तो बेचारे नॉर्मल गुणा ही करते, ये यहाँ 6 लाते, ये यहाँ 8 लाते, है ना। नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल काम ही करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे, तो सदिश सदिशों का काम करेंगे, अधिश सदिशों का काम करेंगे। तो ये बेचारे 2 और 3 है, ये कोई सदिश गुणा थोड़ी करेंगे, ये तो अपनी नॉर्मल गुणा है वो करेंगे। सदिश जो है, अधिश अधिश सदिशों वाली गुणा थोड़ी कर सकते हैं, अधिश सदिशों वाली गुणा थोड़ी कर सकते हैं, सदिश सदिशों वाली गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ सदिश कौन है, ए और बी, ये सदिश है, तो सदिशों ने अपनी गुणा की है, देखो a क्रॉस a, ये 0 हो गया। ऐसे ही फिर इसको इसके साथ लिखा, ये माइनस एन साइन, ये दोनों अदिश, ये अदिश ये अदिश, इन्होंने अपने अदिशों वाली गुणा कर ली, इन भाई लोगों ने, और इनकी क्रॉस गुणा हो गई, वो ये रहा। फिर ब्रैकेट खोला, आगे चले, इनके साथ हुआ, ये इसके साथ आया, फिर ये इसके साथ आया, इस तरीके से खुला। ठीक है ना। तो वो आप लोग गलती से समझ बैठे कि मतलब वो जो सारणिक बनेगी तो ही क्रॉस गुणा होगी, सारणिक नहीं बनेगी तो क्रॉस गुणा नहीं होगी। मतलब सारणिक खुलती है तो ही क्रॉस गुणा होती है, सारणिक नहीं होती तो मतलब क्रॉस गुणा ही नहीं हुई। आप ब्रैकेट खोल सकते हैं, ब्रैकेटों को जोड़ सकते हैं, बंटनता का नियम काम में लिया था यहाँ पे। ठीक है। ये है, इनमें से परिणालिका सदिश कौन सा है, कौन सा सदिश है जो परिणालिका है। परिणालिका मतलब कौन है जिसका डाइवर्जेंस 0 है, कौन है जिसका डाइवर्जेंस 0 है। निम्न में से कौन प्रणाली का सदिश है। अगर इनमें से कोई भी प्रणाली का सदिश है, ये है चाहे ये है चाहे ये है, तो उसका डाइवर्जेंस 0 आना चाहिए। तो डाइवर्जेंस, हाँ, जिन लोगों ने, अब देखो ये फर्क पड़ता है, अब अनिल जवाब दे दियो। अब ये पिछली बार किसी ने प्रैक्टिस की हुई है, जैसे पिछली बार पढ़ के आए हैं, फायदा ये मिलता है, पिछली बार का पढ़ा हुआ इस बार काम आ रहा है, और इस बार अगर जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको फायदा अगली बार मिलेगा, चीजें आगे मिलती है आपको, है ना। जो भी आप करते हैं उसका फायदा तो आगे मिलता है। पेड़ आज लगाओगे, फल बाद में मिलेंगे, पहले थोड़ी ये फल पहले मिल गए पेड़ आप बाद में लगा देना, जब टाइम मिले फुर्सत मिले पेड़ लगा देना। तो पेड़ लगा रहे हो अभी आप, फल आपको सेकंड, जब आप टाइम में आते हैं, रिवीजन में आते हैं या थर्ड टाइम में आते हैं, तब वो फिर मिलने हैं, ना कि फर्स्ट टाइम में। अभी तो देखो, अब ये चीज है, अगर इस सवाल को पहले पढ़ा हुआ है आपने वेक्टर कैलकुलस, तो आपने उसमें देखा होगा कि ये जो वेक्टर है, इसका ये खास है, यही एक खास है जिसका डाइवर्जेंस निकालने पर 0 आता है। चाहे और कोई भी हो, आर की पावर 1 हो, 2 हो, 4 हो, उनका 0 नहीं आता, सिर्फ इसी का 0 आता है। अब ये टाइम बच गया आपका, बच गया टाइम। बाकी लोग अब निकालेंगे फिर पता चलेगा, बाकी लोग निकालेंगे फिर 0 आएगा, और जिन्होंने निकाले हुए हैं पहले उनको बस वो निकाले हुए का फायदा मिलेगा, वो सीधा ही फल तोड़ेगा। बाकी लोग जो पेड़ लगाएंगे फिर तोड़ेंगे ना, और किसी ने पहले लगा लिया तो अब वो सीधा तोड़ेगा ही, लगाएगा नहीं। तो ये वाला वो वेक्टर है। इस वेक्टर में तो साफ देख सकते हो, यहाँ तो 0 आने का चांस ही नहीं है, यहाँ तो 0 आने का चांस ही नहीं है, डेल डॉट आर है, तो ये 3 आ जाएगा, है ना। एक्स का एक्स करेगा, वाई का वाई करेगा, जेड का जेड करेगा, तो 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। तो ये तो 0 आया ही नहीं, तो ये तो नहीं है, कट। और याद भी रख लेना कि ये नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा करोगे तो ये भी नहीं आएगा। मैं सीधा सी पे आ जाता हूँ, सीधा सी को ही टारगेट करते हैं।
एक्स बटा आर क्यूब आई और अब प्लस इनका मान रख दो, डेल आर ओवर डेल एक्स का मान होता है एक्स बटा आर, इनकी जगह एक्स बटा आर, वाई बटा आर और जेड बटा आर। एक्स बटा आर, वाई बटा आर, जेड बटा आर। ये एक आर से एक आर कट जाएगा, एक आर से एक आर, मैं जल्दी जल्दी निपटाऊं इन्हें। लघुत्तम आर की पावर 6 और ये आर की पावर 3 और आर की पावर 3 और आर की पावर 3, 3 आर की पावर 3 हो गयो। आम से 3 आर कॉमन आ गयो और ये हो गयो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 8 से मिलसी एक्स स्क्वायर, 8 से मिलसी वाई स्क्वायर, बट से मिलसी जेड स्क्वायर। 3 आर क्यूब माइनस 3 आर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को मान आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। देखो के संयोग बैठे एकदम एकदम जोर को संयोग बैठे। अब हम थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा हो जाओ तो जीरो को नहीं आतो, थोड़ो सो भी कम ज्यादा हो जातो तो जीरो को नहीं आतो। समझ में आई बात? अब इसमें थोड़ा भी कम ज्यादा हो जाता तो के तो 3 ज्यादा आ जाता और के 1 कम आ जाता, जीरो को नहीं आता। इसका मतलब फिट एकदम परफेक्ट है वो ही है वो आदमी जिका को डाइवर्जेंस जीरो है, याद रखियो। वो खास है, ये खास है। तो ये है ना, ये वेक्टर बड़ा खास है, बड़ा शानदार है, क्योंकि ये आगे भी आएगा। आगे जो हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तब भी आता है आर वेक्टर बटा आर क्यूब। इसके अलावा आप कोई भी वेक्टर ले लो, डाइवर्जेंस किसी और का जीरो नहीं होता, इसका ही जीरो होता है। आर का कोई और रूप ले लो, आर बटा आर को आर स्क्वायर से गुणा कर दो, कोई भी और आर के साथ कुछ भी ले लो, यही एकमात्र बंदा है, इकलौता बंदा है जिसका डाइवर्जेंस जीरो आता है। तो ये खास है, इसलिए खास चीजों को याद रखना भी चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं, ब्रेक देते हैं क्लास को और फिर मिलेंगे। शाम की क्लास दोबारा है आज एक इसकी, उसमें हम इसके सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और लगभग लगभग 10 एक सवाल और है इसके, अगली क्लास में निपटा के इसको पूरा करके फिर समाकलन की तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं।